नमस्कार। आज हम अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हम उपन्यास और जो उसकी फिल्म आई थी, समीक्षकों ने जिसे काफ़ी सराहा, उन दोनों की ही पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें किताब की कई समीक्षाएं हैं और फिल्म से जुड़ी हुई काफ़ी अहम जानकारियां भी शामिल हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये कहानी है आधुनिक भारत की, एक ऐसी तस्वीर जो थोड़ी व्यंग्यात्मक है, बेचैन करने वाली भी है, और इसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ड्राइवर की नज़रों से बयान किया गया है। और हाँ, ये याद दिलाना भी ज़रूरी है कि इस उपन्यास ने साहित्य जगत का एक बड़ा सम्मान, मैन बुकर पुरस्कार, वो भी जीता था। हाँ बिल्कुल। और देखिए, हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं होगा, बल्कि इसके जो मूल विषय हैं, जैसे वर्ग संघर्ष है, भ्रष्टाचार है और महत्वाकांक्षा की क्या कीमत होती है, इनको समझना है। हम नायक बलराम हलवाई, उसकी जो पूरी यात्रा है, जो थोड़ी विवादित भी है, उसको करीब से देखेंगे। मतलब गरीबी के अंधेरे से निकलकर वो कैसे उद्यमिता की रोशनी तक पहुंचता है। और ये भी देखेंगे कि भाई जो किताब में था वो स्क्रीन पर कैसे आया। और हाँ, इस पूरी कहानी के केंद्र में वो मुर्गा बाड़ा यानी रूस्टर कूप वाली जो बात है, वो बहुत कुछ कहती है। उस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। हाँ, ज़रूर। तो चलिए पहले किताब से ही शुरुआत करते हैं। इसका फॉर्मेट ही अपने आप में काफ़ी अलग है ना? कहानी चिट्ठियों की शक्ल में है, जो नायक बलराम हलवाई, चीन के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वेन जियाबाओ, उनको लिख रहा है। वो खुद को बेंगलोर का एक सफल क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, हाँ, नया उद्यमी बताता है। लेकिन उसकी असल कहानी तो बिहार के एक बहुत पिछड़े अंधेरे गांव लक्ष्मणगढ़ से शुरू होती है। घोर गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त आग है, कुछ कर गुजरने की, उस अंधेरे से बाहर निकलने की। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का वो पहला बड़ा धागा खुलता है, अमीर और गरीब भारत के बीच की जो खाई है। अडिगा इसे बहुत सीधे तौर पर रोशनी का भारत और अंधेरे का भारत कहते हैं। और ये सिर्फ पैसों का विभाजन नहीं है, ये मानसिकता का भी है, अवसरों का भी विभाजन है। और इसी अंधेरे से जुड़ा है वो मुर्गा बाड़ा का विचार। ये सिर्फ जैसे नाम से लगता है कोई फिजिकल पिंजरा नहीं है, ये एक मानसिक और सामाजिक गुलामी का प्रतीक है। अडिगा का तर्क यह है कि भारत के गरीब करोड़ों की संख्या में हैं, फिर भी विद्रोह क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें इस मुर्गा बाड़े में बंद कर दिया गया है। उन्हें सिखाया गया है कि वफादारी और गुलामी, बस यही उनकी नियति है। जैसे बाड़े में मुर्गे होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाहर नहीं निकलने देते, वैसे ही समाज का जो ढांचा है वो उन्हें दबाए रखता है। उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि भाई किस्मत यही है और भागने की सोचना भी पाप है। हाँ, और बलराम इसी बाड़े से निकलने के लिए छटपटा रहा है। वो अपने परिवार को, अपनी जड़ों को, सबको पीछे छोड़कर धनबाद शहर जाता है। ड्राइविंग सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, कार चलाना ही अमीरों की दुनिया में घुसने का एक तरह से टिकट है। आखिर में वो दिल्ली पहुंचता है और मिस्टर अशोक, जो एक अमीर कोयला व्यापारी के बेटे हैं, और उनकी जो आधुनिक पत्नी है पिंकी मैडम, उनके ड्राइवर के तौर पर नौकरी पा लेता है। और यहीं दिल्ली में, उस रोशनी वाले भारत में, वो पहली बार करीब से देखता है वो दुनिया जिसे वो पाना चाहता था। लेकिन साथ ही वो उस दुनिया का खोखलापन, उसका भ्रष्टाचार और जो नैतिक पतन है वो भी देखता है। और यहाँ जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये कि भ्रष्टाचार कैसे समाज की रग रग में बसा हुआ दिखाया गया है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं या अमीर सेठों तक ही सीमित है, नहीं। बलराम अपनी आंखों से देखता है कि कैसे उसके मालिक अशोक अपने पिता के बिजनेस के लिए मंत्रियों को रिश्वत दे रहे हैं, कैसे पुलिस वाले छोटी छोटी बातों पर पैसे ऐंठ लेते हैं, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम ही लेन देन पर चलता है। ये सब देखकर बलराम का जो बोलापन था वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। उसके मन में ये बात घर करने लगती है कि भाई, ईमानदारी और वफादारी से इस दुनिया में आगे बढ़ना शायद नामुमकिन है। ये अनुभव सीधे तौर पर उसके अंदर एक नैतिक संघर्ष पैदा करते हैं कि क्या उसे एक अच्छा वफादार नौकर बने रहना चाहिए या फिर इस सड़ी हुई व्यवस्था का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जहां बात सच में बहुत गंभीर हो जाती है।
एक रात नशे में धुत पिंकी मैडम गाड़ी चला रही होती हैं और एक बच्चे को टक्कर मार देती हैं, जिसकी शायद मौत हो जाती है। परिवार फौरन क्या करता है, बलराम पर इल्जाम डालने का फैसला करता है और उससे कबूलनामे पर दस्तक भी करवा लेता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि कोई गवाह नहीं था और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन ये घटना बलराम की आंखें पूरी तरह खोल देती है। उसे समझ आ जाता है कि इन अमीर लोगों के लिए उसकी जान की, उसकी वफादारी की कोई कीमत ही नहीं है। वो बस इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है। उसे एहसास होता है कि ये मुर्गा बाड़ा सिर्फ गांव में नहीं था, यहाँ दिल्ली में भी है, बस उसका रूप थोड़ा अलग है। और यहीं से उसके मन में वो खतरनाक विचार जन्म लेता है, अपने मालिक अशोक की हत्या करना, रिश्वत के लिए रखा हुआ जो बैग है उससे चुराना और उस पैसे से अपनी किस्मत खुद लिखना। वो बेंगलोर भाग जाता है और वहाँ टैक्सी सर्विस का बिजनेस शुरू करके खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर लेता है। और यहीं वो केंद्रीय नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या बलराम मुर्गाबाड़े से अपनी असाधारण बुद्धि और हिम्मत से आजाद होने वाला नायक है या महज एक बेरहम कातिल और चोर? बिल्कुल सही। और ये सवाल हमें सीधे स्वतंत्रता बनाम दास्ता के उस द्वंद्व पर ले आता है। बलराम खुद को सिर्फ एक ड्राइवर या नौकर नहीं मानता। वो खुद को कहता है सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, अपनी पीढ़ी का एक दुर्लभ, एक असाधारण जीव जो पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आया है। वो जो करता है उसे वो व्यक्तिगत अपराध नहीं मानता, वो उसे सदियों की गुलामी के खिलाफ एक विद्रोह मानता है। वो कहता है कि भारत में नौकरों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो गुलामी करो या बगावत करो। उसने दूसरा रास्ता चुना। उपन्यास यहीं पर जो पारंपरिक नैतिकता है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या नैतिकता हर हाल में एक जैसी रहती है, या वो परिस्थितियों के हिसाब से, खासकर जब अत्यधिक गरीबी और अन्याय हो, तो बदल जाती है? क्या सिस्टम इतना सड़ चुका है कि उससे बाहर निकलने के लिए हिंसक रास्ते अपनाना ही एकमात्र उपाय बचता है? अडिगा इसका कोई आसान जवाब नहीं देते, बल्कि वो पाठक को इस असहज कर देने वाली सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो बलराम के काम को सही नहीं ठहराते, लेकिन वो उन परिस्थितियों को बहुत साफ तौर पर सामने रखते हैं जिन्होंने उसे इस रास्ते पर धकेला। हाँ, और अडिगा की लिखने की जो शैली है उसकी भी दाद देनी होगी। भाषा बहुत सीधी है, तीखी है, व्यंग्यात्मक है और कई बार तो क्रूर रूप से ईमानदार लगती है। बलराम जिस तरह अपनी कहानी चीनी प्रधानमंत्री को सुनाता है, उसमें एक गहरा कटाक्ष है, एक व्यंग्य है। वो भारत की जो चमकदार छवि पेश की जाती है, उसकी आर्थिक तरक्की की कहानियां उनका मजाक उड़ाता है। उदाहरण के लिए वो जिस तरह अपने गांव की गरीबी, गंदगी और पिछड़ेपन का वर्णन करता है, या फिर दिल्ली के अमीरों के दोहरेपन को उजागर करता है, वो आपको हंसा भी सकता है और अंदर तक झकझोर भी सकता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है, चालाकी भी है और कहीं न कहीं एक अजीब सी मासूमियत भी झलकती है। ये जो मिश्रण है, यही कहानी को इतना दमदार बनाता है। और जहां तक किताब की प्रतिक्रिया का सवाल है, वो भी काफी दिलचस्प रही है। जाहिर है 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतना, जो अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है, वो बहुत बड़ी बात थी। उपन्यास की जो मौलिकता थी, उसका जो निडर अंदाज था और भारतीय समाज पर उसकी जो तीखी टिप्पणी थी, उसके लिए उसे दुनिया भर में सराहा गया। लेकिन हाँ, साथ ही एक बहस भी छिड़ गई। कुछ आलोचकों का मानना था कि ये भारत का एक तरफा, नकारात्मक और शायद कुछ ज्यादा ही अतिरंजित चित्रण है। ऐसा कहा गया कि शायद ये पश्चिमी पाठकों की जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर लिखा गया है। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने गरीबी को थोड़ा सनसनीखेज बना दिया है और भारत की जो जटिल सामाजिक राजनीतिक सच्चाइयां हैं, उनको जरूरत से ज्यादा सरल कर दिया है। दूसरी ओर कई लोगों ने इसे एक जरूरी और ईमानदार आवाज माना, एक ऐसी आवाज जो उन कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती है जिन्हें अक्सर कालीन के नीचे छुपा दिया जाता है। और ये बहस आज भी चलती है कि ये कितना यथार्थवादी चित्रण है या एक सचेत अतिशयोक्ति है। अब आते हैं इसके फिल्म रूपांतरण पर, जो 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई और काफी चर्चित भी रही। इसका निर्देशन रामिन बहरानी ने किया है और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शायद पहले इशारा किया, कि रामिन बहरानी और अरविंद अडिगा कॉलेज के समय से दोस्त हैं और अडिगा ने ये उपन्यास बहरानी को ही समर्पित किया है। ये जानना शायद फिल्म को देखने का नजरिया थोड़ा बदल देता है ना? ऐसा लगता है कि निर्देशक का कहानी के साथ एक गहरा, एक व्यक्तिगत जुड़ाव रहा होगा। और कलाकारों का प्रदर्शन, वो तो वाकई शानदार था। बलराम हलवाई के उस जटिल किरदार को निभाया आदर्श गौरव ने
और उन्हें इस भूमिका के लिए बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत बड़ी पहचान है। उनके अभिनय में बलराम की चालाकी, उसकी लाचारी, उसकी महत्वाकांक्षा और उसके अंदर का वो जो नैतिक द्वंद्व है, सब कुछ बहुत बारीकी से नजर आया। क्या बात है। मिस्टर अशोक के किरदार में राजकुमार राव थे, जो अपनी भूमिका में बिल्कुल जचे, और पिंकी मैडम के किरदार में थी प्रियंका चोपड़ा जोनस, जिन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि वो फिल्म की कार्यकारी निर्माताओं में से एक भी थीं। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना शायद इसे एक बड़ा कैनवास और वैश्विक पहुंच दिलाने में भी मददगार रहा होगा। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात शायद ये है कि फिल्म किताब के प्रति कितनी वफादार रही है। बहरानी ने उपन्यास के जो मूल तत्व हैं, उसका गहरा व्यंग्य, उसकी सामाजिक आलोचना और बलराम की कहानी का जो चाप है, इन सबको बहुत प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा है। फिल्म ने बलराम के वॉइस ओवर नैरेटिव को भी बरकरार रखा है, जो चीनी प्रधानमंत्री को लिखे पत्रों जैसा लगता है। इससे कहानी को वही अनूठा व्यक्तिगत स्पर्श मिलता है जो किताब में है। उन्होंने किताब के फील को, उसके माहौल को पकड़ने में वाकई कामयाबी हासिल की है। विजुअल्स के जरिए अंधेरे और रोशनी के भारत का जो कंट्रास्ट है, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हाँ, और फिल्म को दुनिया भर में आलोचकों ने भी बहुत पसंद किया। जैसा हमने कहा, आदर्श कौरव के प्रदर्शन की तो हर तरफ प्रशंसा हुई। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसे किरदार को जीवंत कर दिया जो एक ही समय में सहानुभूति भी जगाता है और डर भी। फिल्म की पटकथा को भी सराहा गया और इसे सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा यानी बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर का नामांकन मिला, जो पटकथा लेखन में उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि कहानी को स्क्रीन के लिए ढालने का काम कितने कौशल से किया गया था। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो फिल्म का जो सांस्कृतिक प्रभाव रहा वो काफी अहम था। इसने द व्हाइट टाइगर की कहानी को उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जिन्होंने शायद ये किताब कभी नहीं पढ़ी थी। नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आने से क्या हुआ, भारत में जो सामाजिक असमानता है, वर्ग भेद है, भ्रष्टाचार है और हाँ, वो मुर्गाबाड़ा की जो अवधारणा है, उस पर दुनिया भर में नए सिरे से बातचीत छिड़ी। कई अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए ये फिल्म शायद समकालीन भारत की जटिल सच्चाइयों और भारतीय अंग्रेजी साहित्य की ताकत को समझने का एक नया दरवाजा बनी। इसने दिखाया कि भारत की कहानियां सिर्फ बॉलीवुड के नाच गानों और भव्य शादियों तक ही सीमित नहीं है। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? किताब हो या फिल्म, दोनों ही मतलब बेहद शक्तिशाली माध्यमों से हमें उन बेचैन करने वाली सच्चाइयों का सामना करवाते हैं जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। वर्ग भेद की क्रूरता, भ्रष्टाचार का जाल और अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। ये ऐसी कहानी नहीं है जिसे कोई देखकर या पढ़कर आसानी से भूल जाए। बिल्कुल, ये हमें आईना दिखाती हैं, हमें असहज करती हैं। ये कहानी खासतौर पर उन लोगों के दिलों को छू सकती है जो अपने जीवन में किसी न किसी तरह से फंसा हुआ या बंधा हुआ महसूस करते हैं, या जो मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढांचों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि कहानी या फिल्म किसी भी तरह से बलराम के जो हिंसक तरीके हैं उनका महिमा मंडन नहीं करती, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उन प्रणालीगत मुद्दों पर जो गहरी जड़ें जमा चुकी गरीबी है, अफसरों की भारी कमी है, हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है, उन पर उंगली रखती है। ऐसे मुद्दे जिन पर समाज और व्यवस्था को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक इंसान को इस रास्ते पर धकेल देती हैं। ये सवाल पूछती है कि क्या व्यवस्था खुद ही ऐसे सफेद बाग पैदा कर रही है। सही कहा, ये कहानी जहन में अटक जाती है ना? ये बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या है, नैतिकता कितनी सापेक्ष हो सकती है, क्या सफलता का मतलब हमेशा नैतिक रूप से सही होना ही है, और क्या एक भ्रष्ट सिस्टम में सफल होने के लिए खुद भ्रष्ट बनना जरूरी है। ये सारे सवाल कहानी देखने या पढ़ने के बाद भी गूंजते रहते हैं। तो आज हमने द व्हाइट टाइगर की इस अंधेरी, व्यंग्यात्मक और निश्चित रूप से विचारोत्तेजक दुनिया की गहराई से पड़ताल की। अरविंद अडिगा के पुरस्कार विजेता उपन्यास से लेकर रामिन बहरानी के प्रशंसित फिल्म रूपांतरण तक हमने समझने की कोशिश की कि ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। हाँ, और वो मुर्गाबाड़ा और उससे निकलने के लिए उठाए गए हताश चरम कदमों का जो मूल संदेश है, वो किताब और फिल्म दोनों में ही अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। ये कहानी नए भारत की चमकदार छवि और सफलता की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं, उनको सीधी असहज चुनौती देती हैं।
और जाते जाते सोचने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। बलराम अपने मालिक की हत्या और चोरी को महज अपराध नहीं मानता, वो इसे सदियों की गुलामी से खुद को और अपने जैसे लाखों लोगों को आजाद कराने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम मानता है, लगभग एक राजनीतिक कृत्य। तो क्या वाकई अत्यधिक असमानता और अन्याय की स्थितियां अपने आप में ऐसे चरम कार्यों के लिए एक तरह का नैतिक औचित्य या आधार तैयार कर देती हैं, या फिर यह महज अपने अपराधों को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई एक चतुर कहानी है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।